सभी मित्रों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं और आज हम शिक्षण अभिक्षमता का जो तीसरा अध्याय है, जिसमें हम शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए, तो शिक्षण विधियाँ होती क्या हैं, तो एक बार इसको देख लेंगे कि जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अर्थात अध्यापक के जो पढ़ाने का ढंग होता है, जो पढ़ाने की उसकी कला होती है, उस कला को ही क्या कहते हैं, शिक्षण विधियाँ कहते हैं। तो जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण की विधियाँ जो हैं अनेक प्रकार की हैं। तो शिक्षण की विविध विधियाँ, तो क्या क्या प्रकार हैं इसके शिक्षण की विधियों के। तो शिक्षण की अनेक विधियाँ होती हैं, जैसे निगमनात्मक, आगमनात्मक, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, वस्तु विधि, दृष्टांत विधि, कथन विधि या व्याख्यान विधि, शोध विधि। अतः शिक्षण की अनेक विधियाँ हैं। तो शिक्षण की अनेक विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अब हम एक एक शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो शिक्षण विधि है वह है निगमनात्मक या आगमनात्मक विधि। तो क्या विधि है ये? तो पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के दो तरीके हो सकते हैं। पाठ्य विषय जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको प्रस्तुत करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं। दूसरे में पहले उदाहरण देकर छात्रों में कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि तथा दूसरी विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। यह विधि व्याकरण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो समझ में आई बात क्या कि पाठ्यक्रम या पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के दो प्रकार होते हैं, एक तो निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो निगमनात्मक में क्या होता है कि छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताया जाता है और उसकी जांच के लिए या उसकी पुष्टि के लिए उनको अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है कि पहले छात्रों को उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उन उदाहरणों के द्वारा कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है, ठीक है। तो जिसमें पहले उदाहरण देंगे और फिर नियम निकलवाएंगे, तो वो कौन सी विधि होगी? आगमनात्मक विधि होगी। और जिसमें छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताया जाता है और फिर उनकी जांच या पुष्टि करने के लिए उनको कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उनकी जांच के लिए अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो बाद में उदाहरण दिया जाता है, पहले कोई सामान्य सिद्धांत बताया जाता है उनको। तो समझ में आई बात। तो ये तो पहली विधि होगी कि छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताया जाता है और फिर उसकी जांच पुष्टि करने के लिए उनसे अनेक उदाहरण निकलवाए जाते हैं। तो निगमनात्मक विधि में ये होता है। और आगमनात्मक विधि में ये होता है कि पहले जो है विद्यार्थियों को उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उन उदाहरणों के द्वारा कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। तो ये क्या होगी? आगमनात्मक विधि। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलिए अगली जो हमारी शिक्षण विधि है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। तो इसके बारे में जानेंगे कि दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है। यानी पहले कुछ छोटे छोटे अंग जो होते हैं उसके वो बताए जाते हैं और फिर पूरा नियम उनको बताया जाता है।
उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्णमाला सिखाई जाए तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर चलते हैं। तो आशा करता हूँ कि सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या होता है, संश्लेषणात्मक विधि जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो पहले छोटे छोटे अंगों का ज्ञान दिया जाता है और फिर बाद में पूर्ण वस्तु का विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो छोटे से बड़े स्तर पर यह चलती है, तो इस विधि को कहते हैं संश्लेषणात्मक विधि। और जो विश्लेषणात्मक विधि है उसमें क्या होता है, पहले क्या करते हैं, पहले तो बड़ी चीज़ को, बड़ी वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके छोटे 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 अंगों का ज्ञान विद्यार्थी को दिया जाता है। जैसे इसमें कहा भी गया है कि जैसे हिंदी पढ़ने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, तो यह तो संश्लेषणात्मक विधि है। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर यानी पूरा वाक्य सिखा दिया तब शब्द और अंत में वर्णमाला सिखाई जाए तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी के? जल्दी से बताएं, सभी के समझ में आई बात? तो पूर्ण से अंगों की ओर यह चलती है। चलिए अगली विधि पर चर्चा करते हैं। तो अगली विधि कौन सी है, वस्तु विधि। तो वस्तु विधि के बारे में जानेंगे। तो शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है, क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त यानी जो दिखती है हमको आंखों से, और अमूर्त वो होती है जिसको हम देख नहीं सकते। तो वास्तव में हमें बाहरी संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिनमें नेत्र प्रमुख हैं। हाँ जी दोस्तों, नेत्र के द्वारा ही हम सब चीज़ें देखते हैं। चलिए, किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु का ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है, इसलिए आरंभ से वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है। अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 3 और 2 को समझने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती हैं, फिर उनमें 2 गोलियां और मिलाकर सबको एक साथ गिना जाता है, तब 3 और 2 5 स्पष्ट हो जाते हैं। तो समझ में आई बात कि वस्तु विधि में क्या होता है कि हम अनुमान के द्वारा अनुमान लगाते हैं। जो वस्तु हमको दिखती भी नहीं उसका भी हम अनुमान लगाकर उसको भी मूर्त रूप दे देते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि 3 और 2 को समझने के लिए 3 और 2 5 होते हैं, और हम जैसे कहते हैं कि 3 बच्चों को सिखाते हैं कि 3 और 2 5 होते हैं, तो बच्चों को कैसे समझ आएगा? तो पहले 3 गोलियां बच्चों के सामने रखी जाती हैं और फिर उसमें 2 गोली और मिला दी जाती हैं, और फिर बच्चों से कहा जाता है कि अब इनको गिनो, तो 3 और 2 दोस्तों 5 हो जाती हैं। तो इसी प्रकार मूर्त से अमूर्त की ओर हम चलते हैं वस्तु विधि में। तो आशा करता हूँ कि सभी के समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो एक बार और अध्ययन कर लेंगे इसका। वास्तव में हमें बाहरी संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिसमें नेत्र प्रमुख हैं। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। सही बात है। अतः मूर्त वस्तु का ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है, इसलिए आरंभ से वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है। अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तु का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 3 और 2 5 समझने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती हैं, और फिर उनमें 2 गोली और मिला दी जाती हैं, और फिर बच्चों से कहा जाता है कि इनको गिनो, और वो 5 हो जाती हैं। तो अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास इसमें किया जाता है, जिससे बच्चे जल्दी सीख सकें। ठीक है, चलिए, जो हमारी नंबर 4 विधि है दृष्टांत विधि, तो यह है क्या कहती है
तो वस्तु विधि का दूसरा रूप है, दृष्टांत विधि क्या है? वस्तु विधि का दूसरा रूप है। दृष्टांत विधि वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा प्रदान किया जाता है। दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। उनमें चित्र, मानचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी वस्तु का स्पष्टीकरण हो सकता है। तो दृष्टांत विधि में क्या होता है? इसमें यह है जो वस्तु विधि का ही दूसरा रूप है। तो इसमें यह दृश्य भी हो सकती है और अदृश्य भी हो सकती है। तो इसमें क्या क्या प्रयोग होते हैं? जैसे मानचित्र हो गया, चित्र हो गया और चित्रपट आदि वस्तुओं के सहारे बच्चों को ज्ञान दिया जाता है और उनको समझाया जाता है। ठीक है। और उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुलों के उदाहरणों के द्वारा भी व्यक्ति को, बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। और अगला बिंदु है हमारा नंबर 5, कथन विधि या व्याख्यान विधि। तो वस्तु विधि एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ अनुमान हो जाता है और वह अप्रत्यक्ष वस्तुओं को भी समझने का प्रयास करते हैं, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। तो जो हमारी वस्तु विधि है, दृष्टांत विधि है, जब विद्यार्थी उनका अध्ययन करते करते जो है उनमें पूर्णता प्राप्त कर लेता है और वह अप्रत्यक्ष वस्तुओं को भी जानने का प्रयास करता है, तो तब इस कथन विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को, ये टाइप करते हुए गलत हो गया है, तो ये दरवाज़ा नहीं है, ये द्वारा है। तो इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। यानी इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं हो पाता। इसी से संबंधित शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। तो क्या कहा है, पहले इस बिंदु को ही स्पष्ट कर लेते हैं कि इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय बने रहते हैं। तो क्यों बने रहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा, इसमें वर्णन तो हम मुख से करते हैं, और जब हम किसी वस्तु को मुख के द्वारा, किसी पाठ्य वस्तु को अपने मुख के द्वारा, भाषण के द्वारा समझाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वे क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। उनकी ज़्यादा समय तक रुचि नहीं बन पाती उसमें। तो इसमें कहा गया है कि इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं हो पाता। तो जब विद्यार्थी निष्क्रिय बने रहेंगे तो पाठन कहाँ से प्रभावशाली होगा? ठीक है। तो चलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है। तो बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सिखाना चाहिए। यानी बच्चों को कम से कम मुख के द्वारा उपदेश देने चाहिए, बल्कि उनसे स्वयं विद्यार्थियों के द्वारा ही उनको सिखाना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा ही स्वत ज्ञान द्वारा सिखाना चाहिए विद्यार्थियों को। व्याख्यान विधि इसी की सहचरी है। उच्च कक्षाओं में प्राय व्याख्यान विधि का ही उपयोग लाभदायक समझा जाता है। कथन विधि में हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 सोपानों का प्रयोग किया है। तो कौन कौन से सोपान है वह? तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 तुलना या सिद्धांत स्थापना, और नंबर 4 है आवृत्ति, और नंबर 5 है प्रयोग। तो इन 5 सोपानों का प्रयोग जो है कथन विधि में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। चलिए नीचे देखते हैं। परंतु केवल नागार्जुन के पाठकों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। परंतु केवल ज्ञानार्जन के पाठकों में ही
पांचों सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठकों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है। तो ये जो व्याख्यान विधि है, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सिखाना चाहिए। व्याख्यान विधि इसी की सहचर्या है। ठीक है, तो उच्च कक्षाओं में प्रायः व्याख्यान विधि का ही उपयोग लाभदायक समझा जाता है। तो कथन विधि में हर्बर्ट ने 5 सोपानों का प्रयोग किया है। कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या सिद्धांत स्थापना और आवृत्ति और प्रयोग। ठीक है, तो समझ में आई बात? चलिए नीचे और देख लेंगे एक बार। तो ज्ञानार्जन के पाठकों में 5 सोपानों का प्रयोग होता है, यानी ज्ञानार्जन के पाठकों में ही इन 5 सोपानों का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि, जिसको हम सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इस विधि में क्या है कि प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर सभी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। हाँ जी दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तर विधि है, जिसको हम सुकराती विधि कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर सभी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। यानी एक सभा होती है 10-12 व्यक्तियों की, और उसमें जो प्रश्न करता है वो उत्तर भी बताता है और फिर सबसे प्रश्न करते करते सभी से उत्तर लिए जाते हैं और फिर उनका एक जो अपेक्षित यानी उत्तम उत्तर होता है उसको निकलवा लिया जाता है। सभी की सहभागिता से वो उत्तर निकलवाया जाता है और फिर वही मान्य माना जाता है। चलिए काउलर के अनुसार तो शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। तो काउलर ने क्या कहा शिक्षण के ऊपर कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के आधार पर होना चाहिए या प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। तो उन्होंने 2 बातें कहीं काउलर ने, तो वो कौन सी बातें हैं? 2 कि प्रश्न पूछने की आवश्यकता एवं महत्व, यानी शिक्षण में प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है और क्या इसका महत्व है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, यानी प्रश्नों का प्रकार जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो यह 2 बातें काउलर ने शिक्षण में जोड़ी। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता एवं महत्व, यानी प्रश्न क्यों पूछने चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसका महत्व है। तो पहला है पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए। तो जो विद्यार्थी को पहले से ही ज्ञान प्राप्त है, एक तो उसका पता लगाने के लिए प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। जब हम उस विद्यार्थी से प्रश्न ही नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी को कितना ज्ञान है। तो इसलिए पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए और आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए, यानी जब हमको पता चल जाएगा कि विद्यार्थी कितना शिक्षित है तो उसी के आधार पर उसकी अगली जो शिक्षा है उसका संबंध हम उसके साथ जोड़ सकेंगे। तो यह बड़ी प्यारी बात है कि पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है। दूसरी बात क्या कही है कि यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है। तो यह बात भी बहुत ज़रूरी है क्या कि जब हम छोटे थे और 3री-4थी क्लास में हम पढ़ते थे तो आपको भी याद होगा कि जो हमारे अध्यापक थे वो हमको कोई पाठ याद करने के लिए देते थे कि इस पाठ को घर से याद करके लाना, और हम उसको याद करके लाते थे। तो वो क्यों देते थे
ताकि यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना याद किया है, तो इसलिए भी प्रश्न पूछने आवश्यक हैं। तीसरी जो बात है वो क्या है, बच्चों की समस्याओं को जानने और उसके निवारण हेतु, हाँ जी, प्रश्नों के द्वारा ही हम बच्चों की समस्याओं को जानते हैं और उनका निवारण करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए भी प्रश्न पूछने आवश्यक हैं। तो इन सभी बातों का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। तो यह बिंदु आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा कि प्रश्न पूछने की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये 3 बिंदु हैं जिसके लिए हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है, और बिना प्रश्न के हम इन समस्याओं का हल नहीं कर सकते। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं, और अगला बिंदु है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। प्रश्न जो हैं वो कैसे होने चाहिए। तो पहला जो इसमें बिंदु है कि प्रश्न की भाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए, जिससे छात्र प्रश्न को भली भांति समझ सके। तो प्रश्न की जो भाषा है वह क्या होनी चाहिए, सरल व स्पष्ट, यानी विद्यार्थी को उस प्रश्न की भाषा समझ में आनी चाहिए और विद्यार्थी को यह समझ आना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, यानी प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा बिंदु है प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुरूप की जानी चाहिए, यानी प्रश्न जो हम पूछते हैं तो वह किस प्रकार का होना चाहिए, वो होना चाहिए कि विद्यार्थी को वह समझ आ जाए, उसकी भाषा समझ आ जाए, जैसी भाषा विद्यार्थी बोलता है उसी भाषा से ही, उसी भाषा के प्रकार से ही उस विद्यार्थी से प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है। तीसरा है प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए। तो प्रश्न का उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न पूछने से पहले हमें उसके पीछे एक उद्देश्य भी होना चाहिए प्रश्न का, कि इस प्रश्न से विद्यार्थी के विकास में क्या उन्नति होगी, क्या विकास होगा विद्यार्थी का इस प्रश्न के द्वारा। तो ऐसा प्रश्न हमको पूछना चाहिए। और नंबर 4 है प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए। तो प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए। तो प्रश्न ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि बात तो दिल्ली की है, प्रश्न दिल्ली राजधानी का है और हमने उसमें जो है पाकिस्तान को जोड़ दिया या अमेरिका को जोड़ दिया। तो ऐसा भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न कैसा होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगली जो शिक्षण विधि है उस पर चर्चा करते हैं। तो अगली जो शिक्षण विधि है हमारी वह है करके सीखना। तो जब से बालक मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध किया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक वरन छात्र है, तब से शिक्षण सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी और ड्यूबी तक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर वैश्विक शिक्षा को जन्म दिया। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती हैं, जैसे शोध विधि, योजना, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन प्रणाली, वैश्विक शिक्षा विधि इत्यादि। तो इसमें क्या बताया गया है कि करके सीखना यानी शिक्षण कैसा होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी खुद करके खुद सीखे और रोजगार को प्राप्त करे। जैसे लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखना। करके सीखने का मतलब समझ में आया? हाँ जी, जैसे प्रयोगशालाएं होती हैं, प्रयोगशालाओं को आप जानते होंगे जिसमें विज्ञान के प्रयोग होते हैं। तो उसमें क्या होता है, विद्यार्थी खुद करके सीखता है। ठीक है, जैसे ITI होती है, उसमें क्या होता है, विद्यार्थी खुद प्रैक्टिकल करके सीखता है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, करके सीखने वाली। तो महात्मा गांधी ने
जो है वैश्विक शिक्षा को जन्म दिया। और वैश्विक शिक्षा क्या है कि करके सीखना, उसमें यही वर्णन है कि करके सीखना ऐसी शिक्षा पद्धति जो है विद्यार्थी को दी जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। नंबर 8 है शोध विधि। तो इसमें क्या होता है, जर्मन के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन किया गया था। यह याद रखना है आपको कि शोध विधि का जो है प्रतिपादन किसने किया, तो जर्मन के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने शोध विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। सच पूछिए तो वह छात्र का पथ प्रदर्शक करता है तथा गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता है। उसका लक्ष्य यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त करता है उसे बताया न जाए। इस विधि का पहला प्रयोग तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया, फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होने लगा। तो ये बात आई समझ में आपके क्या कि शोध विधि क्या है, एक सत्य की खोज है, एक नए सत्य की खोज है। तो इस शोध विधि का जो प्रतिपादन किया था वह जर्मन के प्रोफेसर थे आर्मस्ट्रांग, उन्होंने शोध विधि का जो है प्रतिपादन किया था। और इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखा जाता है और स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, और अध्यापक भी उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। तो सच पूछिए तो वह छात्र का पद प्रदर्शक करता है, यानी छात्रों का मार्गदर्शन कौन करता है, अध्यापक ही करता है। और गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर भी कौन लाता है, अध्यापक लाता है। तो शोध विधि में नए तथ्यों की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। इसमें नई नई खोज होती हैं विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगली जो हमारी शिक्षण विधि है उस पर चर्चा करते हैं। तो अगली जो विधि है हमारी प्रोजेक्ट विधि। तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूवी किलपैट्रिक स्टीवेंसन ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो अमेरिका के जो शिक्षा शास्त्री थे ड्यूवी किलपैट्रिक स्टीवेंसन, इन्होंने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राय छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है और इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। तो क्या होता है इसमें, तो इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक प्रयुक्त है, यानी विद्यार्थी को स्वयं अपने ज्ञान से, अपने जो अनुभव हैं उनके द्वारा ही इस विधि से वो अधिक जो है लाभ प्राप्त कर सकता है। तो स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त माना जाता है इसमें। इस विधि में पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है, ठीक है, फिर सभी छात्रों को उस समस्या का हल निकलवाने के लिए कहा जाता है, उस समस्या का हल निकालने के लिए उन्हें कहा जाता है, उनकी योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में ही पूर्ण किया जाता है, ठीक है। और इसी से ही परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में प्रयुक्त
होता है या प्रयोग या पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण के लिए। ठीक है, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, अध्यापक कहता है कि घर से ये बना के लाना चार्ट पे, तो वो ही क्या है, प्रोजेक्ट विधि है। तो उसके द्वारा एकांत वातावरण बहुत ज़रूरी है और उसी में ही वो सफल माना जाता है। चलिए अगली शिक्षण विधि पर चर्चा करते हैं। तो अगली जो हमारी शिक्षण विधि है डाल्टन योजना। तो अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पर 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन ने शिक्षा की एक नई योजना की खोज की जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है, उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है। तो इसमें क्या है कि जो डाल्टन योजना है यह 1912 से 1915 के बीच किसने की इसकी खोज, तो कुमारी हेलेन ने इसकी खोज की और यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। और डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है, यानी इसमें प्रयोगशाला रहती हैं और प्रत्येक विषय की अलग अलग प्रयोगशाला होती है। विषय का जो विशेषज्ञ यानी अध्यापक होता है वह प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है और उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है। ठीक है, तो डाल्टन योजना में यह सारे काम किए जाते हैं। चलिए अब अगली जो शिक्षण विधि है हमारी वह कौन सी है, तो डाल्टन योजना तो वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करते हैं। इस प्रकार बालक की उन्नति उसके किए हुए कार्य पर निर्भर करती है। इस योजना में छात्रों को अपने कार्य करने की छूट रहती है। तो वर्ष भर का जो कार्य है वह 9 या 10 भागों में बांट दिया जाता है और छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करते हैं। इस प्रकार बालक की उन्नति जो है उसके किए हुए कार्य पर निर्भर करती है। ठीक है, और इस योजना में छात्रों को अपने कार्य करने की छूट रहती है, यानी छात्र इसमें स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए इसमें क्या होता है दोस्तों, 9 या 10 भागों में पूरे वर्ष का जो कार्य है वो बांट दिया जाता है और फिर छात्रों को अलग अलग प्रयोगशालाओं में इसको पूरा करने के लिए भेज दिया जाता है और छात्र इस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और उनका किया हुआ कार्य ही उनके लिए क्या होता है, उनकी उन्नति के ऊपर निर्भर करता है, उनकी विकास पर वो कार्य निर्भर करता है। वो कैसा कार्य करेंगे तो वो सब बालक के ऊपर रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, विद्यार्थी स्वतंत्र रहते हैं। चलिए अगला बिंदु देखेंगे। अगला बिंदु है वार्धा योजना या बुनियादी तामील। वार्धा योजना या बुनियादी तामील, तो महात्मा गांधी की वार्धा योजना या बेसिक शिक्षा बुनियादी तामील भी अपने ढंग की एक शिक्षण विधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कताई बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की 3/4 जनता लगी हुई है। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्त कौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया है। तो जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा की थी कि महात्मा गांधी ने वैश्विक शिक्षा पर बल दिया और इसकी
नींव रखी, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें यह प्रयास किया जाता है कि बच्चे या विद्यार्थी को ऐसा शिक्षण दिया जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वह अपना रोजगार प्राप्त कर सकें, अपने हाथों से काम कर सकें। तो इसमें वार्धा योजना या बुनियादी तामील जो है, यह ऐसी ही शिक्षण विधि है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी या छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसको श्रम का महत्व नहीं पता होता। तो इसलिए छात्र को हाथ से काम करने की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। यानी अगर वह हस्त कौशल में पूर्ण है तो वह कहीं भी अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह रोजगारी की समस्या से जूझता रहेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। इसमें इसी पर बल दिया जाता है कि बच्चे को हस्त कौशल की शिक्षा देनी भी ज़रूरी है और दी जानी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कताई बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की 3/4 जनता लगी हुई है। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्त कौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया है। तो आशा करता हूँ कि सभी बातें आपको ध्यान आई होंगी और इसमें हमने सभी शिक्षण विधियों पर चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मैं अनुरोध करता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को, हिंदी साहित्य शुभम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।